तो जब मैंने पाकिस्तान का जो अंदरूनी हाल है देखा विद रिगार्ड्स टू कश्मीर, तो मुझे बड़ी ताज्जुब हुई। तो मैंने कहा, मैं समझा था कि क्योंकि आप लोग बड़े मुस्लिम मुस्लिम कहते हो कि कश्मीरी भी मुसलमान हैं हम जैसे हैं, सो आई थॉट कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है दैट वुड हैव बीन मच मोर इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान देन इंडियन कश्मीर इज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, ये मैं समझता था। लेकिन जब मैं थोड़ा करीब से देखा, थोड़ा लेंस लगा के देखा, तो देन इट बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि बात उल्टी है कि इंडिया की कश्मीर इज़ मोर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन सिस्टम। और ये मतलब मैं 370 के निकालने से पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंटीग्रेटेड हो गया है। ठीक है, तो कल्चरली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कश्मीर, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन इंडियन साइड। तो अगर एज ए थर्ड पार्टी मुझे, अगर मैं कभी लिखूं इसके बारे में, और लिखूंगा भी मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको हॉस्टेज लिया हुआ है। इट इज़ लाइक यू आर उसको लिया और फ्रीज कर दिया उसको एज ए क्योंकि आपका कश्मीर जो आपके पास नहीं है, उस कश्मीर के लिए आपके पास जो कश्मीर है आप उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जो आपके ये जो मसला चल जो रहा है जैक के साथ, जो वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, तो उनका डिस्प्यूट, उनके कई शिकायतें हैं जिसमें से तकरीबन पाकिस्तान ने पिछली मीटिंग के बाद पूरे कर दिए हैं, जितने उनके वेलफेयर रिलेटेड थी। उनको इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्काउंट सब्सिडी चाहिए थी, उनको शायद कुछ ग्रेन्स वगैरह पे सब्सिडी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें उनको मिल गई। जो एक वाहिद चीज़ जो उनको नहीं मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज रिक्वायर करता है पाकिस्तान में, विच इज़ कि वो जो 12 सीटें उन्होंने इंडिया से आए हुए कश्मीरियों के लिए, जो रेफ्यूजीज़ है उनके लिए जो रखे हैं, वो सीटों को वो निकालना चाहते हैं। आई थिंक कि जब मैं जैक की पोजीशन पढ़ा, आई एग्री विद देम। तो मैं आपको पता है अमेरिका को भी आज़ादी इसी मसले पे मिली थी। वो जो बॉस्टन टी पार्टी थी, कि अमेरिका में शिकायत ये थी कि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप हमसे टैक्स कलेक्ट करते हो लेकिन हमको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो बरतानिया का जवाब था कि आप रिप्रेजेंटेड है। तो आप मिसाल देता हूँ मैं, अगर मैं वर्जीनिया में रह रहा था समझिए, या मेरीलैंड में रह रहा था, दिस इज बिफोर यूएस बिकेम इंडिपेंडेंट, तो मेरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था बरतानिया की पार्लियामेंट में, वो इलेक्शन वहाँ लोकली लड़ता था। मतलब उसका जो वोटर होता था वो भी बरतानिया में होता था, मेनलैंड में, और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी होता। वो कभी यूएस आता ही नहीं था, वर्जीनिया कभी आता ही नहीं था मेरीलैंड, बट ही वाज रिप्रेजेंटिंग मेरीलैंड। इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। उसको क्या मालूम यहाँ पे क्या मसले है, राइट? तो आपके ये जो 12 लोग हैं वो वैसे ही हैं, ना तो वो कश्मीर से आते हैं ना कश्मीर में रहते हैं। वो लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं, दूसरे जगहों पे होते हैं, और उनका वोटर बेस ही बाहर है, विच इज द स्ट्रेंज थिंग, राइट? तो somebody in Karachi is voting for a representative who is in the parliament कहिए या असेंबली कहिए ऑफ एजेके। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो जैक का कहना है कि ये जो 12 सीटें हैं, ये 12 के 12 सीटों का इस्तेमाल करता है इस्लामाबाद टू कंट्रोल हु कम्स टू पावर इनसाइड एजेके, मैनिपुलेट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो, क्योंकि वो रहते नहीं कश्मीर में, उनको जानते नहीं कश्मीर के मसाइल क्या है, वो जहाँ भी रहते हैं, दे बिकम लाइक ए लेवरेज फॉर इस्लामाबाद टू मैनिपुलेट लोकल पॉलिटिक्स। तो बेसिकली एक मामूली सी ऑटोनॉमी की ये डिमांड है। कुर्दिस्तान का भी मसला ऐसे ही शुरू हुआ था टर्की में, और ये आगे बढ़ के अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये आगे बढ़ के दिस विल बिकम अ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। तो अभी तो ऑल दे वांट इज के सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आप देखिए, अब मैं डेलावेयर में रहता हूँ, तो अगर मैं जाके मेरीलैंड से इलेक्शन लड़ना चाहा तो आई हैव टू मूव टू मेरीलैंड, दूसरा स्टेट है बाजू का, वहाँ जाकर 1 साल कम से कम मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। मेरा जो परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस है वो मेरीलैंड में होना चाहिए, और वो मेरे लाइसेंस पे होना चाहिए, मैं दूसरे स्टेट के लाइसेंस। तो आई हैव टू बिकम अ रेसिडेंट ऑफ मेरीलैंड बिफोर आई कैन रन फॉर ऑफिस इन मेरीलैंड। ये क्लिंटन के साथ हुआ था। हिलरी क्लिंटन
वॉशिंगटन से निकल के वो सीधा जाके न्यूयॉर्क से जीत गई थी ना सेनेट, लेकिन वो 1 साल पहले से रेसिडेंसी एस्टैब्लिश करना शुरू कर दी थी इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क एंड बिकेम सेनेटर ऑफ न्यूयॉर्क, हिलरी क्लिंटन की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो दैट इज एन, हर डेमोक्रेसी में ये इम्पोर्टेंट बात होती है कि भाई आप रेसिडेंट हो, वरना आप कैसा, हाउ कैन यू बी रिप्रेजेंटेटिव इफ यू आर नॉट अ रेसिडेंट। इतनी सी सिंपल सी बात है। और मुझे लगता है कि इट इज ए केस, या तो बदमाशी कर रही है इस्लामाबाद में आपकी गवर्नमेंट कि वो कंट्रोल करना ही चाहती है लोकल गवर्नेंस, या आलसी है और इनकॉम्पिटेंट है और उनसे हुआ नहीं कि जो प्रोसेस जो भी है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत आसानी से बदल जा सकता है, यू जस्ट नीड टू पास इट थ्रू द असेंबली, द पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली जो भी आप उसमें से पास कर लें, वो हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज ए, या तो दिस इज शेयर इनकॉम्पिटेंस और आलसीपन का नज़र, या सरासर बदमाशी हो रही है इस्लामाबाद से। इन ईदर ऑफ द टू केसेस ये छोटे से मसले को बड़ा कर लेंगे इफ दे डू नॉट क्विकली रिजॉल्व दिस। जी। और दूसरी ये सर कि अपने सिटीजन पे इतना जल्दी फायरिंग, देखिए जंतर मंतर में इतना धूम हो गया, इतनी धूम हुई है, हाँ, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोलियां चले, पैलेट चले वगैरह, बट कोई मरा नहीं, वो मरे हाँ, बिहार में, बट ये हाँ, इतने, और ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, लाखों आ गए थे संसद के हाँ, ऊपर। सो और यहाँ पे आपके पास धड़ाधड़ 20 को मार दिया। इट्स हाँ। लाइक, या तो यानी इट सेज के इंसान की जिंदगी की अहमियत नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं है। और हम लोग कई जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये बिल्कुल यही एग्जांपल दिए जो आपने, कि वहां पे जंतर मंतर पे इतना लाखों के लोग आए थे, लेकिन वहां पर कोई गोली नहीं चली है, किसी की जान नहीं गई है। और यहाँ पर अभी तक डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं, कोई 18 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, इतने लोगों की जाने गई है। लेकिन सर ये ह्यूमन राइट्स वाले, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्या चीज है? मतलब ये किसी चीज पे बोलते नहीं है। मतलब अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के ऊपर गलत हो रहा है तो भी ये खामोश है, अगर हमारे यहाँ बलूचिस्तान में गलत हो रहा है तो भी इनकी आवाज नहीं निकलती, कश्मीर के ऊपर जिस तरह से फायरिंग हुई है, स्ट्रेट फायर भी कुछ अरसे पहले किया गया था, तब भी लोगों की जाने गई थी, तब भी ये खामोश रहते हैं। ये फिर ये है किस लिए, क्या करने को है ये? आई एम नॉट वेरी श्योर। देखिए जो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF को आप गूगल करें तो ये अमेरिका के बाय लॉ हर साल हर कंट्री का ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस राइट्स के ऊपर ये नज़र दौड़ाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज़ के राइट्स वगैरह अगर दबाए जा रहे हैं तो वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट को कि इनको कंट्री ऑफ स्पेसिफिक कंसर्न या कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC की स्टेटस वो दे देते हैं। तो आपको ताज्जुब होगा कि हर साल वो रेकमेंड करते हैं इंडिया को भी कि माइनॉरिटीज़ आर सफरिंग, बट स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी तक इंडिया को CPC का स्टेटस नहीं दिया। लेकिन कई सालों से, मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा भी हो गए, कि पाकिस्तान इस कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इट इज़ लिस्टेड। थियोरेटिकली स्टेट डिपार्टमेंट को एड नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर CPC की रेटिंग। तो मुझे लगता है कि जब पेपर वर्क करते हैं ये लोग, जब आपको पैसे जैसा कि 450 मिलियन दे दिया F-16 के लिए, राइट, सो व्हेन दे आर डूइंग द पेपर वर्क, उस पेपर वर्क में वो कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटी इज डूइंग एन एग्जाम्पशन कि ये CPC है और इस वजह से भी है। तो जितना पुशबैक इंडिया करता है अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन, अब तो वीज़े भी नहीं मिलते ना एमनेस्टी को वगैरह को, ह्यूमन राइट्स वॉच को इंडिया जाने के लिए। USCIRF को भी इंडिया ने मना कर दिया था आने से। तो पाकिस्तान के पास से कुछ पुशबैक नहीं आता सरकार के पास से, दे डोंट फाइट बैक, मतलब दे सिंपली डोंट केयर कि उनका रेपुटेशन इंटरनेशनली ख़राब हो रहा है। इंडिया फाइट्स फॉर इट्स रेपुटेशन, पाकिस्तान डजंट। तो इसलिए हमको नज़र नहीं आता कि रिपोर्ट्स छप भी जाती हैं, कोई देखता भी नहीं है। जैसा अब फॉर एग्जांपल मैं USCIRF के रिपोर्ट्स देखता हूँ, मैंने उनको कभी कभी वो मुझे बुलाते भी हैं स्टेट डिपार्टमेंट टू गिव देम फीडबैक ऑन दैट, बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कि पाकिस्तान कब से है। मुझे याद है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों हैं उस लिस्ट पे, नॉर्थ कोरिया के साथ भी, और बहुत कम मुल्क है, सिर्फ 5-6 मुल्क हैं
ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऑन USCIRF के लिस्ट पर. सो आई थिंक के बिकॉज पाकिस्तान डजंट वरी कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या लिख रहे हैं, उसका ज़्यादा चर्चा नहीं आता मीडिया में. लेकिन अभी आपको याद है कि EU की जो डेप्यूटी, क्या नाम है उसका, कारचा जो आई थी आपके पास, नंबर 2 जो है वाइस प्रेसिडेंट, शी इज़ ऑल्सो फॉरेन अफेयर्स की इंचार्ज हैं वो. तो आपको बहुत सारे ट्रेड डिस्काउंट्स मिलते हैं यूरोप को एक्सपोर्ट्स के लिए बिकॉज ऑफ द सर्टन रिलेशनशिप. लेकिन उसके तहत पाकिस्तान हैज़ टू अबाइड बाय सर्टन एडहेरेंस. तो वो उसकी वार्निंग आपको अभी मिली है ह्यूमन राइट्स की फ्रॉम यूरोपियन यूनियन कि यू आर नॉट डूइंग सर्टन थिंग्स. और वो यूरोपियन यूनियन के वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो लीगल एनवायरनमेंट है इज़ एक्चुअली रीजनेबली गुड. अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद है चंद महीने पहले 12.5% टैरिफ इंडिया पे लगाए थे, 10% पाकिस्तान पे. तो दैट लॉ वाज अबाउट फोर्स्ड लेबर. तो 12.5% उन मुल्कों पे लगे थे जिनके पास लॉ ही नहीं है, और 10% उनके पास लगे थे जिनके पास लॉ है बट दे डोंट एनफोर्स. तो मुझे बड़े ताज्जुब हुआ कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉ अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर और इंडिया के पास नहीं था. इंडिया ने अब कर दिया है. सो इंडिया हैज़ नाउ गॉन फ्रॉम 12.5 to 10%. तो मैं जब थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था कि हाउ कम पाकिस्तान एक्चुअली हैज़ अ लॉ, मतलब इट इज़ मोर डेवलप्ड उस मामले में. तो देन आई रियलाइज कि वो यूरोपियन EU के प्रेशर के अंडर दे आर ट्राइंग टू डू. बट हैविंग लॉ इज़ वन थिंग, उसको एडहियर करना और उसको इम्प्लीमेंट करना वो दूसरी बात है, वो दूर की बात है. वो तो उसके लिए आपको यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी हो, एक NGO का बड़ा तबका हो जो ट्रैक करे इन चीज़ों को और सरकार को बताते रहे कि भाई लॉ बनाने से नहीं चलेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि द लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड. तो मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स कमिंग आउट. मुझे एक शख्स, मैं उसका आपको नाम बताता हूँ, आई जस्ट डिस्कवर्ड हिम. मैंने खमर साहब को उसका वीडियो भेजा और पूछा कि क्या आप इसको जानते हैं, तो वो नहीं, वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर पर यूट्यूब वीडियोस बनाता है. सो ही इज़ गिविंग अ डे टू डे कांस्टेंट अपडेट ऑन दैट. तो वो कह रहा था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट अमंग कश्मीरीज इन UK. तो वो चाह रहे हैं कि कुछ 250 कार का वो कारवान लेकर लंदन से निकल कर फिर पूरे यूरोप में होते हुए जिनीवा जाए. और ह्यूमन राइट्स का जो UN का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में. तो जिनीवा जाकर वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करें ऑन ह्यूमन राइट्स. आई होप दे डू इट, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इट. सो बट आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, मतलब ये तो कि इट्स लाइक सेइंग कि मैं मस्जिद में जाके खुतबे दे रहा हूँ सफाई के, और आप मेरे घर आए और घर इतना गंदा कि हद ही नहीं है, कि आप दिल ही नहीं चाह रहा कि घर में आए. इट्स टू मी इट लुक्स लाइक दैट. अगर आप जाके पीस कीपिंग कर रहे हैं, तो मैंने 1-2 नारे भी देखे कि भाई अगर आप ईरान और अमेरिका के बीच में आप नेगोशिएशंस करवा सकते हो तो AJK में क्यों नहीं करवा सकते. और फिर वो जो आपके दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी मतलब किरदार डजंट सीम टू बी डिजर्विंग ऑफ एनी रिस्पेक्ट. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर. आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़. खान साहब के बारे में तो आप जानते हैं, पहले हम लोग भी इन पर सवाल उठाते रहते थे क्योंकि इनकी जो सोच रहती थी वो कहीं ना कहीं शायद एज एन इंडियन हमको पसंद नहीं आती थी. ठीक है, आप हमेशा तारीफ़ करते थे पाकिस्तान की, लेकिन आज इन्होंने खुद ये चीज़ मानी कि जिस नज़रिए से ये पहले पाकिस्तान को देखते थे वो सिर्फ ऊपर देखते थे, उसके अंदर घुस कर नहीं देखते थे कि एक्चुअल में पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान की जो सत्ता पार्टी है उसकी मानसिकता कैसी है, जो POK है, POK के जो लोग हैं उनकी मांगे क्या हैं. ठीक है, वहाँ पर चल क्या रहा है, क्या वाकई वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सरकार से खुश हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें शायद इन्होंने अब जाकर देखी हैं. तो आज इन्होंने ये खुद कहा कि जब मैंने ये चीज़ें देखी ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद जैसा पाकिस्तान को ये मानते थे वैसा तो नहीं है पाकिस्तान.
और हम लोग यही चीज़ पिछले कई सालों से, जब से लाइक पाकिस्तान वाला जो कंटेंट है हम लोग बना रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो आज 2026 एंड होने वाला है, और 2026 एंड होने के साथ ही आप ये देखिए कि जो पीओके के लोग हैं वो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, ठीक है, बिजली, पानी, रोटी, इन सब चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। और पाकिस्तान का कब्ज़ा है वहाँ पर, पाकिस्तान से ही मांग रहे हैं वो, लेकिन पाकिस्तान सुन नहीं रहा है। पाकिस्तान को चाहिए जो हमारा कश्मीर है। हमारा कश्मीर का मतलब ये नहीं है कि वो उनका है, ये मेरा है। जो पीओके है वो भी भारत का हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हमें कहना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पीओके है वो यहाँ आए। पीओके के लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग भारत के साथ आना चाहें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो जो रहना चाहते हैं वो वहाँ से भाई साइड हो जाए, तो ही पीओके इधर आए, ठीक है। हमें नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ऑलरेडी कई सालों तक हम लोगों ने देखा है कश्मीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे बहुत दिक्कतें होती हैं। तो खैर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को कश्मीरी लोगों से, ठीक है, कश्मीर तो चाहिए, लेकिन कश्मीरी लोगों से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये खुलकर देखना चाहिए कि जो पीओके के लोग हैं वो कितने परेशान हैं, ठीक है। तो कभी भी जो लगता है ना पाकिस्तान के नारे जो लगाते हैं, देख लो भाई, ये असलियत है, ये असलियत। मतलब आप इंडियन आर्मी को गाली देते थे, ये है वो है, वहाँ की पाकिस्तानी फ़ौज देखो ना, उड़ा देती है भाई। कोई नारा नूरा, जहाँ नारा दिखा ना वहाँ पे उड़ा दी बंदे को, जान की कोई परवाह नहीं है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी शायद मुझे लगता है हर किसी को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, जिसके मन में थोड़ा सा वो पाकिस्तान के लिए प्यार मोहब्बत जगता है। पर ठीक है, शायद हमारे समझाने से लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि लोगों को अपना नैरेटिव चलाना होता है। जहाँ उनको पैसा दिखता है वही नैरेटिव वो लोग चालू कर लेते हैं। और एज ए इंडियन हम लोगों को कभी बहुत गुस्सा भी आता है यार कि हमारे देश के लोग हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी प्रेम में डूबे जा रहे हैं। शर्म आती है भाई आप लोगों के ऊपर।